तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल एसके लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, हम लोग कक्षा 12 केमिस्ट्री का आंसर पेपर कर रहे थे। तो हमने 2024 के सातों सेटों को एकदम अच्छे से दोस्तों कर लिए थे। अब हम लोग 2023 के सेट को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे से सातों सेट को एकदम बढ़िया से पढ़ लिए होंगे, एकदम अच्छे से समझ लिए होंगे और आप लोगों का बोर्ड का जो एग्ज़ाम है एकदम पास आ गया है। इसकी आप लोग अच्छे से अपना तैयारी कीजिए और अच्छे से रैंक लाइए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने सेट को। ये हमारा 2023 का सेट पहला है। चलिए इसे शुरू करते हैं। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए इसमें जिस क्वेश्चन के ऊपर हमें स्टार लगे हैं उस क्वेश्चन को हमें नहीं पढ़ना है। ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस का है। तो अतः हम पहले क्वेश्चन को नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा स्टार लगा है। स्टार जिस पे लगा है वो हमारा सिलेबस में नहीं है। अब दूसरा देखिए क्या कर रहा है। 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम बिलियन में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी। हमें इसमें निकालना है कि 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज की 200 ग्राम बिलियन में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी। तो चलिए इसमें ग्लूकोज की मात्रा को ज्ञात करते हैं। तो इसमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए सीधे सीधे हमें दिया है इस यानी कि 200 का 10% हमें निकालना है सीधे सीधे इसमें। तो देखिए इसमें 200 का मतलब गुणा होता है 10% यानी कि 10 और परसेंटेज का मतलब 100 होता है, भागा 100 कर देंगे। तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि ये हमारा 20 ग्राम हो जाएगा। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन 3 हमारा हो जाएगा 20 ग्राम। देखिए जब भी दिया हो 10% द्रव्यमान प्रतिशत, या तो आप लोग इसका सूत्र भी लगा सकते हैं या इस तरह भी कर सकते हैं। 10% प्रतिशत द्रव्यमान वाले यानी कि 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम बिलियन में ग्लूकोज की हमें मात्रा ज्ञात करना था। तो सीधे सीधे यानी कि 200 का 10% निकाल देंगे, ये हमारा द्रव्यमान प्रतिशत निकल जाएगा, यानी कि 20 ग्राम आया है। ये हमारा इसका थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक अभिक्रिया के लिए यानी कि एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मान दिया है 2.3 × 10⁻⁻5 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। अभिक्रिया की कोट क्या होगी। तो इसके लिए हमारी अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो हमारा द्वितीयक कोट की अभिक्रिया होती है। यह हमारा इसका आंसर तीसरा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है क्षारक को RNA रियाक्सी न्यूक्लिड अम्ल, इसका हमारा फुल फॉर्म होता है रियाक्सी न्यूक्लिड अम्ल होता है। तो इसमें हमें कह रहा है क्षारक को RNA में नहीं होता है, यानी कि क्षारक जो RNA में नहीं होता है। तो RNA में कौन नहीं होता है, थाइमिन नहीं होता है। थाइमिन RNA में नहीं होता है। उसी प्रकार जो हमारा यूरेसिल है ये हमारा DNA में नहीं होता है, DNA में नहीं होता है। और ये जो थाइमिन है वो हमारा RNA में नहीं होता है। तो DNA का हमारा फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिड अम्ल होता है, जबकि RNA का रियाक्सी न्यूक्लिड अम्ल होता है, या रियाक्सीराइबो कर सकते हैं या रियाक्सी न्यूक्लिड अम्ल होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कैनिजारो अपक्रिया प्रदर्शित करता है, यानी जो हमारा कैनिजारो अपक्रिया है वो क्या प्रदर्शित करता है, हमें ये इसमें दिखाना है। तो दोस्तों हम लोग आपको पढ़ाया था कैनिजारो अपक्रिया में जो बेंजिल्डिहाइड होता है वो प्रदर्शित होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्बिल एमीन क्रिया देता है, यानी कि जो कार्बिल एमीन है वो किस प्रकार की अपक्रिया देता है। तो हमारा ऑप्शन ओ सही हो जाएगा, पहला CH3NH2 की अपक्रिया देता है। ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, देखिए इस पे भी स्टार लगा है, इस पे भी स्टार लगा, तो इन दोनों को क्वेश्चन को हम लोग नहीं करेंगे। ये हमारे स्टार वाले हैं जो हमारे आउट ऑफ सिलेबस का है। अब देखिए गौ क्वेश्चन कह रहा है पहला किसी बिलियन की चालकता तन्यता के साथ क्यों घटती है, यानी कि हमें इसमें यह बताना है कि जो किसी बिलियन की चालकता होती है, यानी कि मान लीजिए किसी बिलियन की कोई चालकता है तो उसकी तन्यता
के साथ क्यों घटती है, यानी कि विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है, ये हमें इसमें बताना है। तो चलिए दोस्तों इसे हम लोग लिखते हैं। तो इसमें हमारा दोस्तों हो जाएगा, तो इसमें हम लोग लिखेंगे किसी विलयन की तनुता, यानी कि किसी विलयन की तनुता बढ़ाने पर, यानी कि जब किसी विलयन की तनुता को बढ़ाते हैं तो विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या घटती है। यानी कि जब किसी विलयन की तनुता को बढ़ाते हैं या उसको अधिक करते हैं तो विलयन की जो इकाई होती है, यानी जो विलयन की इकाई होती है उसमें आयतन में उपस्थित आयनों की उनके आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या घटने लगती है और तब विलयन की चालकता भी घटने लगती है। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि किसी विलयन की तनुता बढ़ाने पर विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या घटती है अतः विलयन की चालकता भी घटती है। इसका ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। इसमें दूसरा देखिए क्वेश्चन कर रहा है 298 केल्विन पर 0.20 मोल केसीएल विलयन की चालकता 0.248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, इसकी मोलर चालकता क्या होगी। इसमें हमें मोलर चालकता ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों इसे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो चलिए, तो देखिए इसमें क्या क्या हमें दिया है। तो 298 केल्विन ताप पर 0.20 मोल केसीएल, यानी कि यह हमारा यम का मान दिया है। तो यह हमारा यम का मान दिया है, तो यम बराबर हमारा हो जाएगा 0.20 मोल केसीएल का। अब हमें विलयन की चालकता यानी कि कप्पा का मान दिया है। विलयन की चालकता को कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि कप्पा का मान हमें दिया है 0.248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब हमें इसमें मोलर चालकता ज्ञात करना है, यानी कि लैम्डा यम का मान ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों इसका हम लोग मान ज्ञात करते हैं। तो इसका हमारा फार्मूला होता है दोस्तों लैम्डा यम बराबर कप्पा गुणे 1000 अपान यम, ये हमारा इसका फार्मूला होता है। तो इसमें हम लोग मान रख देंगे अपना। तो कप्पा का मान 0.248 गुणे ये हमारा 1000 हो जाएगा बटा यम का मान 0.20 है। तो अब देखिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दशमलव है, दशमलव हटाने के लिए 3 दशमलव है, तो दशमलव के बाद 3 संख्या है, तो इसे हटाने के लिए नीचे 1000 ला देंगे। तो 0.248 गुणे 1000 अपान ये दशमलव हट जाएगा, सॉरी दोस्तों ये दशमलव हट जाएगा। तो यहाँ पर 0.20 गुणे यहाँ पर दशमलव हटेगा तो नीचे हमारा 1000 आ जाएगा। तो 1000 से 1000 खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा 248, अब यहाँ पर नीचे दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा देंगे अपान 20 हो जाएगा। अब 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 चौको 8, ये हमारा इसका साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, यही हमारा इसके लैम्डा यम यानी कि मोलर चालकता का माना जाएगा। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है घ वाला प्रथम कोट की अपक्रिया N2O5 2NO प्लस 1/2O2 में 310 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 1.24 गुणे 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स थी, तो 30 मिनट के पश्चात 0.20 गुणे 10⁻⁻2 मोल इनवर्स रह गई। 310 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, जबकि लॉग 10 का मान 6.2 का मान हमें 0.7924 दिया है। चलिए दोस्तों इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये दूसरे क्वेश्चन का घ है। चलिए इसमें देखिए क्या कर रहा है। इसमें कह रहा है
यहाँ से प्रारंभिक सांद्रता जो यानी कि प्रारंभिक सांद्रता का मान दिया है, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता हमारी ए का मान दिया है। जो प्रारंभिक सांद्रता होती है उसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ए का मान हमें दिया है 1.24 ए, छोटा लीटर लिख लीजिए। ए का मान देखिए दिया है 1.24 गुणे 10⁻⁻2 मोल प्रति लीटर। अब इसमें देखिए कह रहा है जो 30 मिनट यानी कि टी का मान दे दिया है, टी बराबर 30 मिनट दिया है। अब कह रहा है मिनट के पश्चात 0.20 गुणे 10⁻⁻2 मोल प्रति लीटर रह गई। तो ये जो हमारा है ए माइनस यक्स का मान दिया है, यानी कि कह रहा है कि N2F5 की प्रारंभिक सांद्रता, जो प्रारंभिक सांद्रता है उसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ए का मान ये हमारा दिया है और कह रहा है 30 मिनट, जो मिनट है हमारा टी का मान है, और कह रहा है 30 मिनट के पश्चात 0.20 गुणे 10⁻⁻2 मोल प्रति लीटर रह गई। तो ये जो हमारा मान दिया है ए माइनस यक्स का मान दिया है। तो ए माइनस यक्स का मान हमारा 2.0 गुणे 10⁻⁻2 मोल प्रति लीटर दिया है। अब कह रहा है 310 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना करना है। अब हमें इसमें वेग स्थिरांक की गणना करना है। तो चलिए दोस्तों इसमें वेग स्थिरांक की गणना करते हैं, यानी कि इसमें हमें वेग स्थिरांक की मान ज्ञात करना है। तो वेग स्थिरांक यानी कि के को हमें ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों इसे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो हम लोग पहले इसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया दिया है, तो लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया से लिखेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से हमारा जो फार्मूला होता है के बराबर 2.303 अपान टी और लॉग ए माइनस यक्स, ये हमारा इसका फार्मूला होता है दोस्तों। तो अब इसमें फार्मूला हम अपने में जो फार्मूला है उसमें हम अपना मान रख देते हैं। तो चलिए अपने फार्मूला में मान को रखते हैं। तो के बराबर हो जाएगा 2.303 अपान टी है, देखिए टी हमारा 30 मिनट है तो 30 हो जाएगा। और ये लॉग ए का मान हमारा प्रारंभिक सांद्रता का मान 1.20 यानी कि 1.24 गुणे 10⁻⁻2 है, अपान ए माइनस एक्स का मान 0.20 गुणे 10⁻⁻2 है। अब देखिए ये दोनों खत्म हो जाएंगे और ये हमारा के बराबर हो जाएगा 2.303 अपान 30 लॉग। अब ये देखिए दशमलव के बाद 2 अंक, बाद 2 अंक, ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो 124/20 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक, इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, दशमलव हट जाएगा। अब देखिए यहीं पर सॉल्व कर देते हैं दोस्तों। अब देखिए ये हमारा के बराबर हो जाएगा 2.303 अपान ये 30 हो जाएगा। ये हमारा 2.303 लॉग 30 या लॉग, अब इसको काटेंगे तो ये हमारा लॉग। अब इसको देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 2 से काटेंगे, 2 से काटिए, 2 छक्के 12, 2 दूना 4 हो जाएगा, बटा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए तो ये हमारा 62/10 हो जाएगा। अब देखिए के बराबर हो जाएगा 2.303 अपान 30 लॉग। अब ये देखिए अब 10 से इसको भाग देंगे तो ये हमारा 6.2 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पेपर में 6.2 का मान दिया है, तो के बराबर हो जाएगा 2.303 अपान 30 लॉग फिर से ये हो गया 0.2। इसे आप लोग चलिए एक लाइन हटा देते हैं। के बराबर 2.303 अपान 30। अब देखिए लॉग, यहाँ पर पेपर में देखिए लॉग 6.2 का मान दिया है, लॉग 6.2 का मान हमें लिख देंगे यहाँ पर 0.7924। अब देखिए के बराबर हमारा 2.303 गुणे 0.7924 अपान 30 हो जाएगा।
अब इसको हमें भाग देना है। तो चलिए अब इसको जब हम लोग भाग देंगे दोस्तों तो ये हमारा 0.0008 2 लगभग हमारा इसका आंसर आ जाएगा। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी स्टार है, इसको भी नहीं करना है, ये भी स्टार है, इसको भी नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कर रहा है द्विदंतुर और उभयदंतुर लिगेंड से क्या तात्पर्य है, यानी कि द्विदंतुर और उभयदंतुर लिगेंड से क्या तात्पर्य है, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो चलिए दोस्तों इसे हम लोग लिखते हैं। तो हमारा हो जाएगा द्विदंतुर में लिगेंड के 2 परमाणु केंद्रीय धातु, यानी कि जो लिगेंड के 2 परमाणु होते हैं वो केंद्रीय धातु का इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करते हैं। यानी कि जो हमारा द्विदंतुर लिगेंड होते हैं वो 2 केंद्रीय परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म को ही दान करते हैं, उसे हम लोग द्विदंतुर लिगेंड कहते हैं। इसका हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन हो जाएगा। अब देखिए दूसरा में उभयदंतुर लिगेंड, जो हमारे उभयदंतुर लिगेंड होते हैं, यानी कि किसी लिगेंड में जब एक से अधिक, यानी कि किसी लिगेंड में एक से अधिक या एक से ज़्यादा दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने के लिए उपलब्ध हो, लेकिन किसी एक क्षण पर कोई एक ही परमाणु जब अपने इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करे तब उसे उभयदंतुर लिगेंड कहते हैं। ये हमारा उभयदंतुर लिगेंड होता है। इसका हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा यम, इस पे एन प्लस और ये ओ माइनस हो जाएगा और इससे एन नाइट्रोजन और डबल वन ओ जुड़ जाएगा। ये हमारा उभयदंतुर लिगेंड है। यानी कि किसी लिगेंड में जब एक से ज़्यादा दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने के लिए उपलब्ध हो, लेकिन किसी एक क्षण पर कोई एक ही परमाणु जब अपने इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करे तब उसे उभयदंतुर लिगेंड कहते हैं। ये हमारा उभयदंतुर लिगेंड था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है डी ग्लूकोज तथा डी फ्रक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसकी हम लोग संरचना बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका हम लोग संरचना बनाते हैं। तो पहला हमारा डी ग्लूकोज है, तो चलिए पहले हम लोग डी ग्लूकोज का संरचना बनाते हैं। तो दोस्तों जो हमारा डी ग्लूकोज होता है उसका संरचना पहले CHO होता है, उसके बाद इसे C से जोड़ देते हैं, इसके बाद एक OH हो जाता है, इधर एक H हो जाता है। अब इसी प्रकार अब इसको उल्टा कर दीजिए, यानी कि H को इधर कर दीजिए और OH को इधर कर दीजिए, यानी कि इधर H हो जाएगा और इधर OH हो जाएगा। अब देखिए फिर से इधर, अब फिर से इसे उल्टा कर दीजिए, इधर OH इधर AH। अब एक बार और इसे दोहराएंगे, यानी कि C फिर से एकदम OH और फिर से H। अब इसको यहाँ से CH2OH से जोड़ दीजिए। यही हमारा जो होगा ग्लूकोज का, ये हमारा ग्लूकोज, यही हमारा डी ग्लूकोज होगा। ये हमारा डी ग्लूकोज की संरचना हो गया। अब हमें डी फ्रक्टोज की बनाना है। तो चलिए डी फ्रक्टोज का बना लेते हैं। तो एकदम सेम इसी तरह बनता है, बस इसके ऊपर ही CH2OH हो जाता है। अब इसे हम लोग डबल वन O से जोड़ देंगे। अब उसके बाद सेम इसी तरह C, एक बार H, इधर एक बार OH। अब एक बार इसे उल्टा कर दीजिए, तो इधर OH और इधर H। अब इसे एक बार दोहरा दीजिए, C इधर OH हो जाएगा और इधर H हो जाएगा। अब यहाँ पर CH2OH से जोड़ दीजिए, सिंपल। यही हमारा इसका डी फ्रक्टोज हो जाएगा, डी फ्रक्टोज का संरचना हो जाएगा। यही हमारा इसमें दोनों में अंतर था। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन डी क्वेश्चन का रहा है 0.1 मोल प्रति लीटर KCl विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम हो तथा 0.02 मोल प्रति लीटर KCl विलयन की प्रतिरोधकता या प्रतिरोध 500 ओम हो, तो 0.02 मोल प्रति लीटर KCl विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिकलित कीजिए। और दिया है 0.1 मोल लीटर प्रति लीटर KCl विलयन की चालकता हमें इतना दिया, यानी कि 1.29 साइमन मीटर इनवर्स दिया है। चलिए दोस्तों इसे हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो देखिए इसमें पहले क्या क्या दिया है हम लिख लेते हैं। तो पहले हमें कह रहा है 0.1 मोल लीटर KCl विलयन से, यानी कि पहले हम लोग लिखेंगे 0.1 मोल प्रति लीटर KCl विलयन के लिए ये हमारा पहला हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है। तो कह रहा है KCl विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध, यानी कि चालकता सेल का प्रतिरोध, यानी कि हमें R का मान दिया है। चालकता सेल का प्रतिरोध जो होता है R का मान दिया है हमें 100 ओम दिया है। अब कह रहा है तथा 0.02 मोल प्रति लीटर KCl, 0.02 मोल प्रति KCl ये हमारा पहला के लिए हो गया, R का मान दिया है। अब ये दूसरे के लिए हो गया, तो पहले हम इसमें G का मान हम लोग G का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें देखिए, और ये देखिए बिलियन की चालकता, जो बिलियन की चालकता यानी कि कप्पा का मान हमें दिया है। बिलियन की चालकता के बराबर हमारा 1.29 सेंटीमीटर कर रहे हैं साइमन मीटर इनवर्स हो जाएगा। ये हमारा बिलियन की चालकता। इसमें दो सवाल दिया है दोस्तों, दोनों के लिए हमारा बिलियन की चालकता इतना ही रहेगा। तो इसमें हम पहले अपने जी का मान निकाल लेते हैं। तो जी का फॉर्मूला होता है जी बराबर हमारा आर के होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, तो जी बराबर आर का मान हमारा 100 है, गुणे के का मान हमारा 1.29 है। इससे हम लोग गुणा करेंगे तो ये हमारा 129 यानी कि मीटर इनवर्स हो जाएगा। ये हमारा जी का मान ज्ञात हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे सवाल में देखिए क्या कर, अब कह रहा है 0.02 मोल प्रति लीटर KCl के लिए। अब हम पहले लिखेंगे 0.02 मोल प्रति लीटर KCl के लिए, KCl बिलियन के लिए होगा ना, बिलियन के लिए। अब इसके लिए देखिए, अब इसमें हमें क्या क्या मान दिया है। अब इसके लिए हो जाएगा, अब इसमें कह रहा है KCl बिलियन की प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता, यानी कि R का मान इसमें हमें फिर से दिया है, इसमें 500 ओम दिया है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है तो 0.02 मोल KCl बिलियन की चालकता और मोलर चालकता हमें इसमें ज्ञात करना था। अब इसमें जो इसमें हो गया, तो अब इसमें मोलर चालकता या बिलियन की चालकता हमें इसमें, यानी कि के का मान, इसमें कप्पा का मान हमें ज्ञात करना है, और इसमें मोलर चालकता का भी मान ज्ञात करना है। इन दोनों का मान हमें ज्ञात करना है। तो पहले चलिए हम लोग अपने कप्पा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं हमारा जी बराबर हमारा फॉर्मूला होता है आर के, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो कप्पा का मान ज्ञात करना है, तो जी अपन आर बराबर के हो जाएगा। तो यानी कि कप्पा का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए जी का मान हमने ऊपर निकाला है, देखिए 129 आया है, यहाँ पर 129 आया है, तो ये हमारा मीटर में आया दोस्तों। अब इसे हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो जी को 129 में 100 से भाग कर देंगे। तो 100 से भाग करेंगे तो जी बराबर 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ये हमारा सेंटीमीटर में बदलेंगे, ठीक है। सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1.29 आया है, तो जी का मान हमारा 1.29 हो जाएगा। आर का मान हमारा 500 दिया है, बराबर हमारा के हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग भाग देंगे तो के बराबर हमारा 0.00258 ये हमारा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। यानी कि कप्पा का मान हमारा निकल गया, ठीक है। ये हमारा कप्पा का मान निकल गया। अब हम लोग मोलर चालकता का मान निकालेंगे। तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है हो जाएगा कप्पा, ये हमारा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में यानी कि कप्पा का मान साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में होना चाहिए, गुणे 1000 अपन ये हमारा मोलर हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान, ये हमारा मोल प्रति लीटर में होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हम अपना मान रख देते हैं। तो देखिए इसमें हमारा मोलर का मान यहाँ पर दिया है 0.02 मोलर का मान हमें दिया है, ठीक है। तो हमें पहले इसमें निकालते हैं
बराबर हमारा कप्पा का मान देखिए 0.00258 हो गया, गुणे 1000 गुणे 1000 हो जाएगा अपान मोलर का मान हमें यहाँ पर 0.02 दिया है, तो इसमें हमारा 0.02 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग भाग देंगे बराबर, तो देखिए अब देखिए दशमलव के बाद 2 2 4 2 6 है, 6 अंक है और यहाँ पर 2 अंक है, तो इसे 2 अंक हटाने के लिए ऊपर 2 जीरो बढ़ाएंगे और 6 है तो नीचे 6 जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ा लेते हैं। तो इसमें हमारा 25 हो जाएगा गुणे 1000 गुणे, अब देखिए 2 अंक है तो 2 अंक बढ़ाने के लिए 100 ऊपर हो जाएगा और नीचे देखिए अब 2 2 4 2 6, इससे दशमलव के बाद 6 अंक है तो नीचे 6, यानी कि नीचे तो ये 2 हो ही जाएगा गुणे 6 अंक है, 2 2 4 2 6 अंक है तो 6 जीरो आएगा, 1 2 3 4 5 6। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, अब ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। अब ये हमारा नीचे बच गया लैम्डा एम बराबर 25/85/20। अब इसे हमें भाग देना है, तो चलिए भाग देते हैं। लैम्डा एम बराबर 2 से पहले भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बचेगा तो 2 9 18। अब ये हमारा 2 दूना 4, 4 1 बचा तो 2 पचे 10/10 हो जाएगा। अब लैम्डा एम जब इसको 10 से भाग देंगे तो 10 का स्थान और इधर आ जाएगा तो 129.25, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 129.25 कहिए या 129 कहिए, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका हमारा जो मात्रक हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल हो जाएगा, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, ये अगला क्वेश्चन ये हमारा कट गया है, आउट ऑफ सिलेबस है, तो अगला क्वेश्चन इसमें ये वाला हो जाएगा। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, तो चलिए दोस्तों इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखते हैं। पहला कह रहा है प्रोटॉनों की द्वितीय संरचना, यानी कि हमें प्रोटॉनों की द्वितीय संरचना पर लिखना है। तो चलिए पहले प्रोटॉनों की द्वितीय संरचना पर लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा प्रोटॉनों की द्वितीय संरचना। तो इसमें लिखेंगे जब पॉलीपेप्टाइड, यानी कि जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मध्य, यानी कि जब पॉलीपेप्टाइड, यानी जो पॉलीपेप्टाइड होता है, जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है, यानी कि जो हमारा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होता है दोस्तों, इसका मतलब हमारा मतलब यह हो गया जब जो पॉलीपेप्टाइड होता है उस उनके श्रृंखलाओं के मध्य जो हाइड्रोजन बंध बनता है तथा इनमें विशिष्ट आकृति बनती है, यानी कि इसमें एक विशेष प्रकार की आकृति या आकार का निर्माण होता है, उसे ही प्रोटीन की द्वितीय संरचना कहते हैं। ये हमारा 2 प्रकार का होता है, हमारा पहला अल्फा हेलिक्स संरचना होता है, दूसरा बीटा सीड संरचना होता है। ये हमारा इसका प्रोटीन की द्वितीय संरचना हो गई। अगला देखिए कर रहा है पेप्टाइड बंध, तो पेप्टाइड बंध लिखते हैं। तो हमारा इसका हो जाएगा प्रोटीन अल्फा, यानी कि प्रोटीन अल्फा एमीन अम्लों के, यानी जो हमारा प्रोटीन होता है वो अल्फा एमीन अम्लों के बहुलक होते हैं, यानी जो हमारा प्रोटीन होता है वो अल्फा अम्लों के एमीन अम्लों के बहुलक होते हैं, जिसमें एक एमिनो अम्ल का, यानी जिसमें एक एमिनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह COOH दूसरे एमिनो अम्ल के समूह एमीन समूह NH2 से संयोग करके बॉन्ड CO बॉन्ड NH बंध बनाता है। इसी बंध को पेप्टाइड बंध कहते हैं, यही हमारा पेप्टाइड बंध होता है। अब देखिए अगला कह रहा है मोनोसेकेराइड्स, चलिए मोनोसेकेराइड्स को लिख लेते हैं। इसमें देखिए हो जाएगा ये स्वाद में मीठी होती है, यानी जो हमारा मोनोसेकेराइड होता है वो स्वाद में मीठी होती है। इसका सामान्य सूत्र CnH2nOn होता है। इनका जल अपघटन नहीं होता है, यानी कि जो हमारा मोनोसेकेराइड्स होते हैं उनका जल अपघटन नहीं होता है। जैसे में हमारा ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज का कितना भी जल अपघटन करा लीजिए उसका जल अपघटन नहीं होता है। उसी प्रकार फ्रैक्टोज का भी जल अपघटन नहीं होता है। ये हमारा मोनोसेकेराइड्स था दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन अच्छे में समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित का कारण बताइए। कह रहा है एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अब क्रिया प्रदर्शित नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, इसका हमें बताना है। तो चलिए इसे हम लोग लिखते हैं। तो लिखेंगे
इसमें लिखेंगे जब एनिलीन अपक्रिया करने जाता है, यानी कि जब एनिलीन जो होता है वो जो अपक्रिया करने जाता है तो वह AlCl3 एलिलीन के साथ संकुल बना लेता है। यानी कि जो AlCl3 यानी कि अमोनियम कह रहे हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड है। यानी कि जब एनिलीन अपक्रिया करने जाता है तो वह यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड एनिलीन के साथ संकुल बना लेता है। देखिए यहाँ पर हमारा एनिलीन है, एनिलीन यानी कि AlCl3 के साथ अब क्रिया कर लेता है तथा CH3Cl के साथ अब जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा जाकर संकुल बना लेता है। ठीक है, तो संकुल बना लेता है, इसीलिए ये जो है अब क्रिया एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया प्रदर्शित नहीं करता है, इसीलिए। ठीक है, अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन कर रहा है एथिल एमीन जल में विलेय है, यानी कि एथिल एमीन जल में विलेय है जबकि एनिलीन क्यों नहीं। यानी कि कह रहा है इसमें एथिल एमीन जो होता है वो जल में विलेय होता है, घुलनशील होता है, परंतु एनिलीन नहीं होता है, क्यों, इसका हमें कारण बताना है। तो चलिए इसका हम लोग कारण लिखते हैं। तो इसका कारण हो जाएगा दोस्तों, लिखेंगे अंतराणविक, यानी कि अंतराणविक H बंध के कारण, यानी कि जो अंतराणविक होता है उस H बंध के कारण, यानी कि हाइड्रोजन बंध के कारण, अंतराणविक हाइड्रोजन बंध के कारण, H का मतलब हाइड्रोजन होता है, यानी कि अंतराणविक हाइड्रोजन बंध के कारण C2H5NH2 यानी कि एथिल एमीन जो होता है जल में घुलनशील होता है। यानी कि हाइड्रोजन बंध के कारण ही जो एथिल एमीन होता है वह जल में घुलनशील होता है। ये हमारा इसका इसी तरह जल में घुलनशील होता है, यानी कि CH2 बॉन्ड CH2 ये हमारे इससे जुड़ा रहता है NH से, NH2 से, और ये इस तरह से इस प्रकार से ये हमारा जुड़ा रहता है। अब देखिए इसमें एनिलीन में बड़ा जल विरोधी भाव होने से, यानी जो एनिलीन होता है उसमें बड़ा जल विरोधी भाव होने से जो यह हाइड्रोजन बंध के विस्तार को घटाता है, यानी कि घटता है, जिसके कारण एनिलीन जल में घुलनशील नहीं होता है। यानी जो एनिलीन है, एनिलीन में बड़ा जल विरोधी भाव होने से, यानी जो एनिलीन होता है उसमें बड़ा जल विरोधी भाव होने से जो यह हाइड्रोजन बंध के विस्तार को घटाता है, जिसके कारण एनिलीन जल में घुलनशील नहीं होता है। इसीलिए जो एनिलीन होता है वो जल में घुलनशील नहीं होता है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए पाँचवा क्वेश्चन है उसे हम लोग अगले सेट में करेंगे। तो फिलहाल के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों आप लोगों का जो पेपर है बहुत ही नज़दीक आ चुका है, इसीलिए आप लोग एकदम अच्छे से तैयारी कीजिए और मन लगा के एकदम बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।